एक बार फिर स्वागत है आप सबका दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक सिंपल एंड सोबर, टॉपिक का नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या कहता है टॉपिक, उसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं विक्की कौशल होता तो मैं कहता सुन मेरी कैट, लेकिन मैं विक्की कौशल नहीं हूं, मैं तो हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज, तो मैं कहूंगा सेव माई कैट। अब आप सोच रहे हैं कि ये सर कैसी बातें करे, सेव माई कैट, सुन मेरी कैट, ये क्या है? ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है। इसका मतलब SMCANT, सुन मेरी कैट या सेव माई कैट, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस को याद करने के हमारे शॉर्टकट है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है उसका नाम है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो आपके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड है दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप लोग अपना एग्ज़ाम देकर आए हैं और आपके मदर ने, आपके फादर ने पूछा कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आपने बताया कि हाँ 40 में से 32 आ जाएंगे, तो ये आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। आई रिपीट, ये होंगे आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल, जो मोटो आप लोग पाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम लोग सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहते हैं। जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे, हमेशा अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना मोटो सेट करके चलिए, अपने स्टैंडर्ड को सेट करके चलिए। आपके स्टैंडर्ड में 5 खासियत होनी चाहिए दोस्तों। आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए स्मार्ट। ये स्मार्ट क्या है? सबसे पहले सिंपली एक्सप्रेस, सिंपल टर्म में होने चाहिए। मेजरेबल, उनको मेजर करा जा सके। अटेनेबल, अचीव भी करा जा सके। अब मैं कहूँ 40 में से 50 मार्क्स ला के दिखाऊंगा, अनअटेनेबल है, ये तो सेंसलेस बात हो गई। उसके बाद रीजनेबल होने चाहिए, सही होने चाहिए, अपने हिसाब से सेट करो। ये नहीं कि हाँ भाई बाकी पड़ोसी ने या किसी और बच्चे ने 40 में से 40 का स्टैंडर्ड सेट करा, आपने कहा हम भी 40 में से 40 का स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ये सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद टाइम बाउंड, आपके पास एक टाइम होना चाहिए उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए। आपके पास टाइम है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी है, जो भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो उसका टाइम बाउंड है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। Standards are the criteria against which actual performance would be measured. Thus, standards become the basis for comparison, and the manager insists on following of standard. Obvious बात है, हर मैनेजर के लिए स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बेस पे सब कुछ होने वाला है। आगे लिखा गया स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। क्वालिटी को इंप्रूव करना स्टैंडर्ड हो सकता है, और सेल्स, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, हर चीज़ को बढ़ाना क्वांटिटी में भी स्टैंडर्ड हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाइड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई, चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर पाऊँ। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए, सिर्फ स्टैंडर्ड को सेट करना सफिशिएंट नहीं है, आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब जितने मार्क्स आपके एग्जाम में आए 40 में से, वो 28 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, आउट ऑफ 40 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो भी आपने अचीव करा है उसको कहा जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, जो आपने अचीव करा दैट विल बी कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या लिखा गया? परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर विच इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल चेकिंग। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। दिस विल फैसिलिटेट कंपैरिजन। मान लीजिए आपने मार्क्स की टर्म में अपने स्टैंडर्ड सेट करे थे, तो मार्क्स की टर्म में ही आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि भाई मेरे स्टैंडर्ड थे 32 और मेरे एक्चुअल जितने आए वो आए 28, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, जो ये दर्शाता है कि अगर आपको हार जीत का डर ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कंपैरिजन मत करो। लेकिन आपको हार जीत का डर है, एक एक पॉइंट से हार जीत का फैसला होता है, इसलिए कंपेयर करो। और अगर आपके अंदर कुछ कमी आ रही है तो उस कमी को इंप्रूव करने की कोशिश करो। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो मुझे क्या करना है? मुझे कंपैरिजन करना है या कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। ये हमारा तीसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। इसका मतलब है मेरा स्टैंडर्ड 32, मेरा अचीवमेंट 28, 32, 28, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों में कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ तो एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमें करना पड़ता है। यहाँ आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, जो डेविएशन आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब आपने अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं करा, ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड था 32 और आपने अचीव करा 28, -4 हमारी डेविएशन है, कमी है भाई, देखो कमी है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करेंगे हम, डेफिनेटली करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन से पता चल जाता है कि हम लोग वीक थे, हमारी क्या क्या गलतियाँ रही,
हमें पता चल जाता है। तो इस पॉइंट का नाम है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड दोनों को आपस में कंपेयर करना है और देखना है कि आप जीते हैं या आप हारे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी डेविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जब भी आपके अचीवमेंट छोटे होंगे आपके स्टैंडर्ड से तो डेविएशन नेगेटिव आएगी, और जब भी आपके अचीवमेंट बड़े होंगे आपके स्टैंडर्ड से तो डेविएशन पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव डेविएशन कोई दिक्कत नहीं भाई, खुशी का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। 32 स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अगर 35 मिल जाएं तो चेहरे की खुशी कुछ और होती है, मज़ा ही आ जाता है कि अरे वाह, सोच से भी ज़्यादा मिला है। अच्छा लगता है हर इंसान को, अगर आपको सोच से ज़्यादा मिलता है तो अच्छा लगेगा। This step involves comparison of actual performance with the standard. Such comparison will reveal the deviation between actual and the desired performance. If the performance and the standard are same, it may be assumed that everything is under control. अगर बाई चांस आपके स्टैंडर्ड और आपके अचीवमेंट दोनों सेम है, 32 सोच रहे थे 32 आ गए, इसका मतलब भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, सब कुछ कंट्रोल में है, जितना सोच रहे हैं उतना अचीव कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि सिर्फ कंपेयर करने से काम नहीं होता, आपको अपने डेविएशन को एनालाइज करना है। डेविएशन मैंने आपको बताया, अगर डेविएशन पॉजिटिव है मतलब आपने अचीव ज़्यादा करा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका अचीवमेंट ज़्यादा है आपके स्टैंडर्ड से तो कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। आपने घर वालों को बताया कि 32 मार्क्स आएंगे और आगे 36, तो घर वाले तो कहेंगे, उन्हें तो खुशी होगी ना कि जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला आपको, तो कोई कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने घर वालों को कहा कि 32 आएंगे और आए 22, तो भाई बहुत मार पड़ेगी। तो ये एनालाइजिंग डेविएशन, अपनी कमियां निकालेंगे कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे स्टैंडर्ड जो 32 थे या मेरे स्टैंडर्ड जो 40 थे उससे मैं कम क्यों अचीव कर पाया, ऐसा क्या कमी रहेगी मेरी परफॉर्मेंस में, मुझे इसको एनालाइज करना है। तो पॉइंट का नाम है दोस्तों एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में एक्चुअल में मैं कमियां जो मेरी रही हैं उसको मैं एनालाइज करता हूं कि क्या दिक्कत रही कि मैं अपने स्टैंडर्ड को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया। तो इस पॉइंट का नाम है दोस्तों एनालाइजिंग डेविएशन। दो तरीके से मैं इसको करता हूं। पहले का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आपके जो काम करने वाला प्रोसेस है उसके अंदर कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं। की रिजल्ट एरिया जस्ट लाइक योर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करके जाना था। हो सकता है शायद मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस ही ना करो या मुझे पता ही ना हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा होता तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता होते और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता होते, तो आपका की रिजल्ट एरिया तो मैं संभाल लेता। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। फाइनल टर्म हमारे पास है, अभी अच्छे मार्क्स गेन करवाएंगे, डेफिनेटली गेन कराएंगे आप लोगों को दोस्तों। तो की रिजल्ट एरियाज एक्चुअल में वो एरियाज हैं जिनके ऊपर सबसे पहले मुझे ध्यान देना चाहिए था या जिनकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा या सीवियरली अफेक्ट होके चली है। इसको एक बार रीड करेंगे दोस्तों। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इट इज neither economical nor easy to have check on all the activities of an organization. Hence, the manager should pay more attention on those activities which are important and critical to success of the organization. जो मेन एक्टिविटीज हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जो मेन और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, उन पे ध्यान देके चलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देके चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल छोटा सा वैसे भी ले सकते हैं आप, जैसे इन्होंने बताया कि स्टेशनरी की कॉस्ट 2% बढ़ गई, ठीक है, और वेजेस सैलरी भी 2% बढ़ गई। देखो स्टेशनरी की कॉस्ट 2% बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टेशनरी आपने कितनी यूज़ करनी है, ज़्यादा तो यूज़ होएगी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस एंड सैलरीज 2% बढ़ जाती है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर हो जाता है क्योंकि वेजेस सैलरी आपको हर महीने देनी है और कितने सारे एम्प्लॉयज़ को देनी है। स्टेशनरी इतने की कहाँ आती है यार, एक साल में स्टेशनरी 5,000 10,000 की लग जाएगी, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज कई लाखों की बढ़ने वाली है, तो वो ज़्यादा क्रिटिकल है, स्टेशनरी क्रिटिकल नहीं है। तो जो आपकी की रिजल्ट एरियाज है उन पे ज़्यादा फोकस करके चलिए, हमेशा 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 जो भी आपके की रिजल्ट एरियाज है उन पे आपका पहला फोकस होना चाहिए। तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अगर आप उसको संभाल लेते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हो जाएगी एकदम एक्यूरेट। जो सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी में जो आता है एनालाइजिंग डेविएशन में, उसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। इसका मतलब है कि अगर मैं सोचूं मैं हर चीज को कंट्रोल कर लूं, ये नहीं हो सकता। एक एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, एक रेंज बनानी पड़ेगी कि अगर बाय चांस इस रेंज में मेरे मार्क्स या मेरी जो टारगेट परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो लाई करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने मार्क्स सोचे 32, ठीक है, और आपके मार्क्स आए 31, तो ऑब्वियस ये बात आपके माइंड में चल रहा था कि हाँ 32 है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर वो एक आधा नंबर ऊपर नीचे हुआ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मुझे लगता है हाँ इतना हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल।
लेकिन 5-10 नंबर ऊपर नीचे जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे वो रेंज बनानी है कि किस रेंज में मैं अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करके चल सकता हूं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने जो टारगेट होते हैं, सेल्स टारगेट हो, प्रॉफिट हो, उनकी एक रेंज बना के चलती है। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 5 करोड़ की सेल अचीव करना और आपने 4 करोड़ 90 लाख 4 करोड़ 90 लाख अचीव कर लिया 5 करोड़ में से, तो आप कहोगे ठीक है यार, ऑलमोस्ट हम लोग अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 to 20 लाख की रेंज बना रखी थी कि 5-10 लाख अगर ऊपर हो जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 5-10-20 लाख नीचे हो जाता है तब भी कोई बात नहीं, हम इसको अचीव्ड ही मानेंगे। थोड़ा बहुत तो चलता है, आटे में चुटकी भर नमक तो भाई चलता है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि थोड़ी सी रेंज बना के चलो, जिस रेंज में आपने टारगेट को अचीव करते हैं तो आप उसको एक्सेप्टेबल मान के चलेंगे कि हाँ ये हमारा एक्सेप्टेड है और हम इसको अचीव्ड ही मानेंगे, टेंशन न लीजिए बिल्कुल भी। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, अ मैनेजर शुड टेक करेक्टिव एक्शन ओनली व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन। एक लिमिट से ज़्यादा जब डेविएशन होगी ना भाई, तभी आपको करेक्ट एक्शन लेके चलना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टारगेट इज ऑलरेडी अचीव, डोंट वरी। एंड द लास्ट पॉइंट दोस्तों जिसका नाम है हमारे पास, जिसका नाम है SMCAT, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सिर्फ कमियां निकालने से काम नहीं चलता, ठीक है। अगर आपने अचीव नहीं करे अपने डिजायर्ड गोल्स वगैरह और आपने अपनी कमियां निकाल ली कि भाई हमने फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करा, हमने इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाया, हमने यूट्यूब बहुत ज़्यादा चलाया, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए, हम बहुत ज़्यादा घूमने गए, कमियां तो सारी निकाल ली, अगर मैं उन कमियों को दूर नहीं करता तो कंट्रोलिंग का कोई नीड ही नहीं है। अगर मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उस कंट्रोलिंग को करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कंट्रोलिंग करने का मेन पर्पस ही यही है कि मैं अपनी सारी गलतियों को पहचानूं और उन गलतियों को क्या कर दूं, हमेशा के लिए दूर कर दूं। अगर मैंने अपनी गलतियां दूर कर दी तो मेरे सारे टारगेट डेफिनेटली पूरे होंगे और मेरा नाम अर्श पे लिखा जाएगा, आई विल बी ऑन द स्काई। डेफिनेटली मैं अपने सारे गोल अचीव कर सकता हूँ अगर मेरी कंट्रोलिंग इफेक्टिव है। तो अगर मैं कंट्रोलिंग करने के बाद अपने सारे एक्शन, करेक्टिव एक्शन ले लेता हूं और अपनी गलतियों को जांच के, परख के, समझ के दूर कर देता हूं, तो कोई भी इंसान मेरे टारगेट अचीव करने से मुझे नहीं रोक सकता। तो गलतियां करो, डेफिनेटली करो, लेकिन एक गलती बार बार मत करो, और जिस गलती से कुछ सीखने को मिल रहा है उसको ध्यान रखो और उसको फ्यूचर में करेक्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी कंट्रोलिंग प्रोसेस दोस्तों, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, थैंक यू।